नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्तमान समय में जल संकट काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यदि हमने अभी से समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर यह और भयावह रूप ले लेगा। और आज कुछ ऐसी ही समस्या से जूझ रहे गांव गुढ़ा सर्जन जिला जयपुर के किसान लालचंद यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए फार्म पॉन्ड बनवाया है। तो मिलते ही नहीं से। मैं खेती करता हूँ। 2011 के अंदर मैंने ट्यूबवेल करवाया था, तो 2 साल चलने के बाद वो फेल हो गया बिल्कुल। अभी एक नोजल चल रहा है, एक नोजल से लगभग समथिंग 1 बीघा होता है पूरा। फिर मैंने किसी ने मेरे साथ वाले ने किसी ने बताया कि ये स्कीम आई है एक, जो बताया कि आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक मैंने पर बताया कि एक यह है 78 का एक फॉर्म पॉइंट बनाया मैंने, और इसकी गहराई है 11 फुट और टेपर है 14 फुट। और फिर गड्ढा खोदने के बाद मैंने वो मंगाया तरपाल लाने के बाद 1,05,000 रुपये का खर्चा हो गया। 40,000 खुदाई लगी मेरे। इसकी पानी की क्षमता है 60 लाख लीटर, और इसके अंदर पानी का बिल्कुल टेपर कर दिया पानी आने के लिए। चारों साइड में पानी और समतल कर दिया मैंने ज़मीन को गड्ढो खुदाई के और सीट के। और ये ज़मीन है ना, खेत को बिल्कुल समतल टेपर करके बिल्कुल। और आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए तार बाउंड्री, जिस छोटे बड़े बच्चे हैं ना, इसका भी डर रहता है। इसके डर से चेरमेर बाउंड्री करके और एक गेट लगा के इसका टेपर वो करके। तो ये बरसात का पानी होने से 2 साग होने की संभावना है खेती, और ड्रिप लगा के खेती करने का विचार है। और छाया बिल्कुल पूरी सुविधा कर दी है, और बरसात का पानी इकट्ठा करके ये 2 साग होने की संभावना है इसमें, इस पानी से। हमारे प्रदेश में पानी की गंभीर समस्या रहती है, वो चाहे पीने के पानी की हो या फिर खेती के लिए सिंचाई की। इस समस्या का हल है किसान अपने स्तर पर वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से रोके, और इसके लिए फार्म, पॉन्ड, डिग्गियां, टांके बनवाए, जिससे वर्षा जल इसमें एकत्र हो सके और पानी की समस्या से छुटकारा मिल सके। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये किसान भाई, जो अपने खेत में पॉन्ड बनाकर वर्षा जल का संग्रहण करके सूक्ष्म विधियों से फसलों की सिंचाई करके कम पानी में अधिक पैदावार लेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं इस किसान द्वारा खेत में फार्म पॉन्ड बनाने के खर्च एवं शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान के बारे में, जो इस प्रकार से है। खेत भी हमारा लंबा है थोड़ा, जो समतल है पूरा, वो इसका टेपर करने के बाद पूरा पानी बरसात का आएगा। जो एक बीच की नाली है, ढलान करके हमने समतल किया है ना जमीन को, उसके हिसाब से पूरा पानी गड्ढे में आकर गिर जाएगा बरसात का। और इससे एक फायदा है कि बरसात का पानी भी बढ़िया होता है। और नीचे का है ना पानी ट्यूबवेल का, तो खारा पानी आ गया, इसलिए फसल नहीं होती है। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है हमारी 2 मट की, उसमें पानी सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि पत्थर का पानी आ गया। फ्लोराइड है, फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए पीने लायक भी नहीं है। और बरसात का काम है कि ये पीने के लायक भी आ जाएगा और खेती के लायक भी हो जाएगा हमारा पानी ये बरसात का। और समथिंग इसमें खर्चा आ जाएगा, जैसे बाउंड्री का हो, छाए को, और इस आवारा पशु गिरने की वजह से ये तार है ना, तार की बाउंड्री किया है, इसलिए मुझे पूरा टोटल खर्चा 2 लाख के समथिंग बैठ गया। और इसमें पूरा मिला के सब्सिडी मिल जाएगी मुझे 92,000 रुपये। तो ये बरसात का पानी होने से 2 साग होने की संभावना है खेती, और ड्रिप लगा के खेती करने का विचार है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो कि मुख्य फसलों के बीच स्वतः ही उग जाते हैं, और ये खरपतवार न केवल फसलों की बढ़वार को बाधित करते हैं बल्कि हानिकारक कीट और रोगों की शरण स्थली का भी काम करते हैं। इसलिए शुरुआत से ही इन खरपतवारों की रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर परवेज आलम। आज हम न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो खेतों में फसल लगाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं अपने पसंद का, उसमें एक मुख्य पार्ट होता है खरपतवार का नियंत्रण। क्योंकि ये खरपतवार जो हैं, जैसे जैसे आप फसल लगाते हैं वैसे वैसे ये साथ में पलते हैं, बढ़ते हैं और आपके खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके खेतों में ये समस्या है क्या, ये सभी किसान के खेत में ये समस्या होती है और हर साल होती है, और इसका निदान में किसान भाई को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है।
किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो खरपतवार होते हैं ये आपके खेतों में फसल के साथ उगते हैं, बढ़ते हैं और जैसे जैसे फसल की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है ये भी उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं और जितना पैदावार आपको प्रति हेक्टेयर चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव कैसे होता है। तो हम आपको बता दें कि इनका जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा, पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशु की गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों इत्यादि कारणों से होता है। जहाँ तक फसलों में खरपतवार से होने वाले हानि का प्रश्न है तो न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी ये नुकसान 100% तक भी पहुँच जाता है। तो इसके लिए हम अभी से भी हम कोशिश करें तो इसका निदान संभव है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में अपने खेतों में 1 या 2 गहरी जुताई करें। ये जब आपने कर लिया तो चूँकि गर्मी के दिनों में 41 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, बहुत तेज़ टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर में जब ये बीज जब सूखते हैं तो वहाँ पे वो जल करके ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप बीज लगाने के 20 दिन के बाद उसको मैकेनिकल वीडिंग यानी हाथ से या खुरपी से या डछो से, जो भी माध्यम आपको आसान और सरल लगता है उसके माध्यम से वहाँ से खरपतवार को निकाल के हटा दें वहाँ। या नहीं तो फिर आप रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। रसायन में जो सबसे अभी अच्छा रसायन मार्केट में अवेलेबल है वो है पेट्राक्लोर। इसका 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट का धान की मात्रा से आप धान लगाने से पहले यानी प्री इमरजेंस उगने से पहले इसको डालना है ना। इस रसायन का प्रयोग करें और अगर आप ये चूक गए हैं लगाने में तो फिर नोमनी गोल्ड नाम की दवा आती है जो 200 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका रेट है। इसको आप लगाने के 20 दिन के बाद खेतों में इसका प्रयोग करें तो देखेंगे कि आपका जो खरपतवार है वो खेतों में काफ़ी नियंत्रित है और आपका जो नुकसान है वो इससे अभी जो हमने आपके साथ जो जानकारियाँ साझा की हैं, अगर आप सभी किसान भाई इन सब बातों पे ध्यान देंगे, इसको अपनाएंगे, अपने खेती के कार्यक्रम में इसको शामिल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके खेतों में खरपतवार की समस्या बहुत ही घट जाएगी, बल्कि मैं कहूँगा नहीं के बराबर होगी। आजकल किसान खेती में कम समय में ज्यादा कमाने के लिए फसल में तरह तरह के फर्टिलाइजर और हानिकारक कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल किए बगैर कम जमीन और कम खर्चे में अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है जीरो बजट खेती। तो क्या है जीरो बजट खेती, आइए जानते हैं डॉक्टर सुभाष पालेकर से। देश विदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर खेत खलिहानों तक आजकल सुभाष पालेकर की चर्चा होती है। कुछ साल पहले कोई यह सोच नहीं सकता था कि बाजार से बिना कोई सामान खरीदे और बिना लागत के भी किसान अपनी खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसको करके दिखाया है सुभाष पालेकर ने।
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले के मूल रूप से रहने वाले सुभाष पालेकर को देश में जीरो लागत यानी शून्य लागत कृषि का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, देश की आवश्यकता अनुसार अलग अलग तकनीक विकसित हुए। आज शुरू में तो पारंपरिक कृषि थी जो गोबर खाद पे आधारित है, लेकिन उसमें जब देखा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है, पर्याप्त हमें अन्न खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो हरित क्रांति को हमने स्वीकार किया। लेकिन हरित क्रांति ने कुछ हद तक तो हमारी समस्या हल किया, लेकिन आज हम लाखों टन दालें आयात कर रहे हैं, लाखों टन खाने का तेल आयात कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से विनाश हो रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, उत्पादन घट रहा है, लोग भाग रहे हैं खेती छोड़कर। तो देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी रासायनिक कृषि को भी त्यागना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जो विकल्प ढूंढना का वो जैविक कृषि का, जैविक कृषि भी विदेशी है, लेकिन उसने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, उत्पादन घटता गया और लागत का मूल्य बहुत बढ़ता गया, तो किसान ने उसको भी नहीं स्वीकारा। सुभाष पालेकर बताते हैं कि जब खेत में पर्याप्त इनपुट डालने के बाद भी उत्पादन नहीं बढ़ा तो उन्होंने अपने कृषि शिक्षक से इसका निदान पूछा, तो उन्होंने इनपुट बढ़ाते रहने के लिए कहा। इसके बाद वह इसके समाधान के लिए जंगलों की तरफ चले गए। जंगल में जाकर उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि बिना मानवीय सहायता के हरे भरे जंगल खड़े हैं, यहाँ के इनके पोषण के लिए रासायनिक उर्वरक कौन डाल रहा है? जब यह बिना रासायनिक खाद के खड़े रह सकते हैं तो हमारे खेत क्यों नहीं? इसी को आधार बनाकर मैंने बिना लागत की खेती करने का अनुसंधान शुरू किया। जीरो बजट खेती के कुछ विशेष मुद्दे। यह प्रकृति विज्ञान, आध्यात्म एवं अहिंसा आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। इस पद्धति में आपको रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैविक खाद, केचुआ खाद एवं जहरीले रासायनिक जैविक कीटनाशक जैसे कोई भी उर्वरक खरीदना नहीं है। केवल एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती कर सकते हो, चाहे वो सिंचित हो या असिंचित। इस कृषि पद्धति अनुसार आपको केवल 10% पानी एवं 10% बिजली की आवश्यकता है। इसका मतलब पानी एवं बिजली की बचत। इस प्राकृतिक खेती में उत्पादन रासायनिक एवं जैविक खेती से बिल्कुल कम नहीं मिलेगा, ऐसा पालेकर का कहना है। उत्पादित माल पूर्णतः जहर मुक्त, पोषक, उच्च गुणवत्ता और स्वाद होने से उपभोक्ताओं की ज्यादा मांग से दाम भी अच्छा मिलता है। रासायनिक खेती से मानव, पशु, पंछी, पानी, पर्यावरण का विनाश होता है, परंतु जीरो बजट प्राकृतिक खेती से इन सब का विनाश रुकता है और प्राकृतिक संसाधनों की शाश्वतता बढ़ती है। शून्य लागत खर्च, उत्तम गुणवत्ता, अच्छी मांग, योग्य मूल्य, ऐसे खेती से गांव से शहर होने वाला मानवीय स्थलांतर रुक जाता है। पालेकर कहते हैं कि हम धरती माता से लेने के बाद उसके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, यानी बंजर होती जमीन को कैसे उर्वरक बनाएं, इस पर सोचना जरूरी है। उपज के लिए मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना चाहिए। खेतों में नमी बनी रहे, इसके लिए ही सिंचाई करें, हरी खाद लगाएं, देसी बीजों से ही खेती करें। इसके लिए बीजोपचार विधि अपनाएं। फसलों में विविधता जरूरी है। मिश्रित खेती करें, द्विदलीय फसलों के साथ एक दलीय फसलें लगाएं। खेत में आच्छादन करें, यानी खेत को ढककर रखें। खेत को ढकने से सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और जमीन को छिद्रित, पोला और पानीदार बनाते हैं। इससे नमी भी बनी रहती है। खेत का ढकाव एक और जहाँ जमीन में जल संरक्षण करता है, यहाँ के उथले कुआं का जल स्तर बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर फसल को कीट प्रकोप से बचाता है, क्योंकि वहाँ अनेक फसल के कीटों के दुश्मन निवास करते हैं, जिससे रोग लगते ही नहीं हैं। इसी प्रकार रासायनिक खाद की जगह देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से बने जीवामृत व अमृत पानी का उपयोग करें। यह उसी प्रकार काम करता है जैसे दूध को जमाने के लिए दही। इससे भूमि में उपज बढ़ाने में सहायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी और उपज बढ़ेगी। एक गाय के गोबर, गौमूत्र से 30 एकड़ तक की खेती हो सकती है। कुल मिलाकर इस जीरो बजट खेती से भूमि और पर्यावरण का संरक्षण होगा, जैव विविधता बढ़ेगी, पक्षियों की संख्या बढ़ेगी, भूमि में उत्तरोत्तर उपजाऊपन बढ़ेगा, किसानों को उपज का ऊंचा दाम मिलेगा और जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें रासायनिक खेती का योगदान बहुत है, उससे निजात मिल सकेगी। किसान और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और खुशहाल होंगे। तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना होगा। अभी देखा होगा आपने, हमारा जो राष्ट्रीय बजट भी आया, उसमें भी इस चीज़ को माना गया है कि हम जो है नेचुरल फार्मिंग उसकी तरफ
आगे बढ़ें ताकि हम लोगों का स्वास्थ्य की ध्यान दे सकें। जो हमारे नेचुरल ढंग से पेड़ पौधे उगते हैं, प्रकृति में पहले उगा करते थे, उसी को वापस लौटाना है और उस फार्मिंग को बढ़ाकर देश में उसका नाम एक लीडर्स के तौर पर स्थापित करना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव धारवी खुर्द, जिला बाड़मेर के कलपत सिंह ने। राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में टिड्डी दल की किसानों के सामने समस्या आ रही है। इसके नियंत्रण के लिए आपने जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश में घुसा टिड्डियों का दल अब किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ाता जा रहा है। जैसलमेर में भी टिड्डियों के दल ने परेशानी बरपाई, तो अब बीकानेर में भी इन टिड्डियों के दल के आने से किसानों की फसलों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीकानेर चुरू में भी कई जगह ये टिड्डी दल देखा गया। टिड्डियों का दल फसल को चटकर किसानों की मेहनत को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। किसान भाइयों, जो हमारी करीब की फसलें हैं, चाहे मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मूंग हो, उड़द हो, इनमें सामान्यतः हम टिड्डे का काफ़ी प्रकोप देखते हैं और उसकी प्रकोप से हमारी जो फसल है वो एक जो नारियल का जो झाड़ू बनाते हैं उस तरह से वो पत्तियां उसमें तब्दील हो जाती है, बदल जाती है और हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इन दिनों खरीफ की फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द इत्यादि फसलों में टिड्डा कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जा रहा है और यदि इस कीट का प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया गया तो ये संपूर्ण फसल को खाकर नष्ट कर देते हैं और कभी कभी तो फसल के डंठल ही शेष बचते हैं। ऐसी फसल से किसानों को क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जो ये कीट है या जिसे हम टिड्डा भी कहते हैं, फड़का कीट के नाम से भी जानते हैं, कई लोग कई जगह पे हम राम जी का घोड़ा इस नाम से भी जानते हैं। तो ये कीट क्या है कि मानसून की पहली बारिश होती है उस समय क्या है कि इसके जो अंडों से जो इसके निम्फ है वो निकलना प्रारंभ होते हैं। वो निम्फ अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेत की मेड़ है उसके चारों तरफ उगी हुई जो घास है उस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो ही फसल बड़ी होती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, इनमें आ जाते हैं। तो वो क्या है कि तो वो शुरू में जो कच्ची घास होती है उसको खा करके जीवन, जो है फिर दूसरी अवस्थाओं में तीसरी चौथी अवस्था है उस नीम की या टिड्डे की या फड़के की, तो वो क्या है कि पूरी की पूरी पत्तियों को खा करके सिर्फ डंठल उस पौधे में छोड़ते हैं या उस फसल में नुकसान होता है। एक जगह से दूसरी जगह फुदक करके जाता है और ये पीले कलर का, हरे पीले कलर का, और इसके जो मुकांग है चबाने और खाने वाले, तो वो पत्तियों को पूरे को खा करके उस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये करीब 70 से 80 दिन तक लगभग इसकी जो नींव है वो जीवित रहते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये तो हुआ, इसके बारे में हमारे को पहचानना। किसान भाइयों, अभी आपने खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डा कीट की क्षति की अवस्था एवं पहचान के बारे में जाना। अब बात आती है इस कीट के नियंत्रण करने के लिए समय रहते किसान अपने स्तर पर कौन कौन से उपायों को जाने। चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। अब जब प्रबंधन की बात आती है किसान भाइयों, तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है कि जब ये मानसून की बारिश के साथ ही आते हैं तो हमारे को ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि जो हमारी मेड़ है वहाँ पे खरपतवार या जो घास फूस है उसको जला देना चाहिए। अगर नहीं जलाते हैं तो वहाँ पे कोई सा भी कीटनाशक दवा, मिथाइल पिराथियान भी ला सकते हैं, जो पाउडर होता है वो हल्का हल्का सा रुकाव कर देना चाहिए। उसमें शुरू में की होती है, उससे क्या है कि वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं और आगे की जो अवस्था है वो नहीं बन पाती है
इस तरह से हम हमारी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। फसल बड़ी हो जाती है तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे को कई ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। जैसे प्रति हेक्टेयर 500 से 600 मिलीलीटर प्रोफेनोफॉस 50 ईसी नामक दवाई आती है, या फिर जो मिथाइल पैरोथियन डस्ट है 2% चूर्ण, उसको 25 किलोग्राम के दर से हमारे को भुरकाव कर सकते हैं, उसके प्रकोप से बचा सकते हैं। तो उसके पश्चात ये कीट क्या है कि लाइट की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, वो भी हम लगाते हैं लाइट रे। उसके अलावा जो इसका एक कम से कम 2 गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि जो भी उसमें हो वो नी हो, या जो उसके पार्ट हो वो नी रहे वहाँ पे, चाहे अंडे हो। इसके लिए हम सबको मिल करके अगर ये काम करते हैं मेड़ों पे उसके प्रबंधन का, तो हमारे को काफ़ी हद तक फायदा होता है और इसका हम नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं और हमारी फसल को भी बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ जुड़े हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फसलों और भंडार गृहों में चूहों से नुकसान और नियंत्रण के उपाय। अच्छी उपज के लिए कद्दू की उन्नत तरीके से करें बुवाई। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।